Assalamu alaikum, welcome back to another episode of Seekle, and today we are going to learn how a vector is resolved into its components, and then we have to find the vector from its rectangular component. So this video will be a short comprise video, so let's just start. वेलकम बैक। एज़ यू नो कि हम लोग वेक्टर्स के जब से ही हम लोगों ने ये स्टार्टिंग इनिशियल बेसिक्स करना सीखे हैं, तो इसमें हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, कार्डियन प्लेन, और इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। यहाँ पर अमूमी तौर पर बच्चों का ये बहुत क्वेश्चन होता है कि ये तमाम चीज़ें शॉर्ट हैं या लॉन्ग हैं। बच्चे, ये तमाम चीज़ें शॉर्ट हैं, लेकिन आपने इनको अच्छे तरीके से ज़रूर करना है, अदरवाइज़ ये कॉन्सेप्ट अगर एक दफ़ा निकल गया तो आगे जितने भी लॉन्ग आ रहे हैं उनमें अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। सो सबसे पहले विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम हम लोग चल रहे हैं और देख रहे हैं कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। इसको बहुत सारी ए लेवल, ओ लेवल में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पंजाब टेक्स्ट बुक की बोर्ड की बुक है, वहाँ पर आपको ये वाला टॉपिक जो है वो ऐसे मिलता है कि दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तो आइए सबसे पहले चल के देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर क्या होते हैं। मैं ज़्यादातर बच्चों को ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने किसी भी चीज़ के कंपोनेंट्स देखने हैं, अज्जा देखने हैं, तो आपको ये पता होगा कि उसके ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक बायो का स्टूडेंट है तो वो ह्यूमन बींग्स को डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। यहाँ ये कह सकता है कि इंसान जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसमें सेल्स हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं एंड एट्सेट्रा। और अगर मैं इंजीनियरिंग वाले बच्चे के तौर पे बात करूं तो वो ये कह सकता है कि अगर उसने कोई मशीन डिज़ाइन की है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, अगर ये पार्ट्स नहीं होंगे तो वो मशीन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये तमाम पार्ट्स नहीं हैं तो वो ह्यूमन बीइंग भी डेवलप नहीं हो सकता। दैट्स वाई वेक्टर के भी कुछ ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, और अगर ये कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो वेक्टर वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो वेक्टर के वो क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, तो आज हमने उनको देखना है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपको सामने नज़र आ रही है, जिसमें वो ये कहता है कि एक वेक्टर के ज़रूरी कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अगर वो प्लेन में लगा हुआ है तो उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, और अगर वो स्पेस में लगा हुआ है तो उसके 3 कंपोनेंट्स या 3 पार्ट्स होंगे। अगर ये कंपोनेंट्स, अगर ये पार्ट्स एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल पे मौजूद हैं तो उन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। और फिर वो यहाँ पर ये भी बोलता है कि इट इज़ कन्वीनियंट कि आप वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे, तोड़ देंगे, अलग कर देंगे। अब हमने ये कैसे रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेक्टर देखना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एक वेक्टर जो है वो नज़र आ रहा है, और इस वेक्टर के मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए थे। एक पार्ट इसका हेड था और दूसरे पार्ट उसकी टेल थी। ये इसके 2 पार्ट्स, 2 इसकी साइड्स थी, लेकिन आज हमने इसको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व के लिए इसके हेड और टेल को हम अलग नहीं कर रहे, बल्कि इस वेक्टर को हम उठाकर लगा रहे हैं रेक्टेंगुलर प्लेन के अंदर। जब ये रेक्टेंगुलर प्लेन के अंदर ड्रॉ हो जाएगा तो हम लोगों ने प्रोजेक्शन लेना है। व्हाट इज़ प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन हमारे पास होता है कि लेट्स सपोज अगर हम साइंस स्टूडेंट हैं तो हम इसको प्रोजेक्शन कहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर इसको ये बताऊँ कि एक वेक्टर का साया, शेडो, अगर आप एक्स एक्सिस पे भी लें और वाई एक्सिस पे भी लें तो इसको चीज़ को भी प्रोजेक्शन बोली जाती है। लेकिन आप यहाँ पर शेडो का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। द साइंटिफिक वर्ड दैट यूज़ हेयर इज़ प्रोजेक्शन। तो आपने प्रोजेक्शन इसकी ड्रॉ करनी है, और वो आपने ड्रॉ करनी है फ्रॉम हेड टू द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम हेड टू द वाई एक्सिस। तो जब आप ये प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे होते हैं तो इससे आपके यूज़फुल कंपोनेंट्स जो हैं वो ड्रॉ हो जाते हैं और डिवाइड हो जाते हैं। अब देखिए कि हमने ए वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है, तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड नीचे लिखी जाएगी। ऊपर वेक्टर था, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड लिखी जाएगी। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर ए वेक्टर क्यों नहीं लिखा जाता। बच्चे देखें, वेक्टर वो है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अवेलेबल है, तो आपको वो एरो हेड के साथ नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम एक वेक्टर का प्रोजेक्शन और साया ड्रॉ करते हैं तो वेक्टर की पूरी डायरेक्शन नीचे नहीं आ रही होती, वो उसका प्रोजेक्शन है, वो उसकी वैल्यू नीचे रिप्रेजेंट हो रही है। एज सच कि अगर अपने आप को प्लेन में या स्पेस में देखूं तो फिर मेरा साया 2 जगह पे पड़ रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल पे और एक वर्टिकल पे। तो मैं खुद नहीं गिर गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, या मैं खुद नहीं जाके चिपक गया वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। मेरी वैल्यू, मेरा शेडो, मेरी ये तमाम चीज़ जो है वो आपको ज़मीन पर या आपको दीवार पर जो है वो नज़र आ रही है। इसीलिए हमने नीचे जो है वो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखी है।
साथ में इसको अगर मज़ीद बेहतर करें तो हम इसके साथ x लिखते हैं। वो x लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वाला प्रोजेक्शन x साइड के अलॉन्ग है। और फिर आपको ये भी पता है कि वेक्टर के अंदर इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अवेलेबल होती है। मैग्नीट्यूड पोर्शन के लिए तो आपने ax लिख दिया, लेकिन ax की डायरेक्शन कहाँ पर है? ax की डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ है और ये x एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें यूनिट वेक्टर यानी कि i हैट ज़रूर लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ये कंफ्यूज होते हैं कि आई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आपको नहीं शो की गई, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर इज़ ऑब्वियस कि ये एक्स एक्सिस की तरफ ही होगा। और अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ लिखा है ये ए एक्स आई ही है और आपने ये ठीक लिखा है। सिमिलरली हम वेक्टर ए के हेड से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं टुवर्ड्स द वाई और वर्टिकल कंपोनेंट, और यहाँ पर आपको जो इसकी वैल्यू है वो ए वेक्टर की वैल्यू ए मैग्नीट्यूड की तरह ए लिखी जाएगी। सिमिलरली ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो ड्रॉ हुआ है तो एक स्मॉल वाई लिखा जाएगा, और चूंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो आपके पास जे यूनिट वेक्टर होता है, तो यहाँ पर जे कैप या जे हैट भी साथ में लिखा जाएगा। सो दीज आर द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर एंड आई होप कि ये दोनों बहुत ईजी हैं। सिमिलरली अगर आपके पास एक वेक्टर जो है वो स्पेस में ड्रॉ हो, आपकी बुक में फर्स्ट ईयर की बुक में स्पेस वाला मेथड नहीं कहा गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर थर्ड एक्सिस पर भी आपका एक वेक्टर ड्रॉ होता है तो इसका कंपोनेंट भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए जी के कैप। अगर आप लोगों ने वेक्टर के कंपोनेंट्स को अलग कर लिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके एंगल्स या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनके स्पेसिफाइड एंगल्स क्या होंगे। आई एम श्योर आप अपने 9th-10th में या अपने मैट्रिक से पहले ये तमाम चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डील करके आ चुके हैं, जिसमें हमारे पास साइन, कॉज और टैन जो है वो इस चीज़ के बराबर होता है। आपने ये अच्छे तरीके से याद करना है, और इसके याद करने का तरीका मैं आपको क्लास में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। तो ये आपके पास कुछ साइन, कॉज और टैन की वैल्यू है। अगर आप अपनी प्रीवियस वाली डायग्राम को देखें जिसमें आपने दो कंपोनेंट्स ड्रॉ किए थे, तो यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ट्राइंगल 1 और एक ट्राइंगल 2। अगर आप ट्राइंगल 1 को कंसीडर करते हैं तो इस ट्राइंगल में आपके पास बेस साइड अवेलेबल है और हाइपोटेन्यूज साइड अवेलेबल है। तो आपके पास ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज साइड अवेलेबल होती है? तो आपके पास वो कॉज एंगल है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज साइड अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर कॉज थीटा लगाएंगे। So cos theta is equal to base over hypotenuse. What is base equal to? AXI, and what is hypotenuse equal to? That will be a unit vector. अगर आप यहाँ AXI की वैल्यू अलग करें तो आपके पास जो एंगल निकलेगा that will be a cos of theta. Similarly, अगर मैं सेकेंड ट्राइंगल को यहाँ पे कंसीडर करता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक परपेंडिकुलर साइड गिवन है। नाउ ये ट्राइंगल नीचे वाली ट्राइंगल के ऑपोजिट है, तो इसकी बेस साइड ऊपर होगी, लेकिन बेस साइड आपको यहाँ पर गिवन नहीं है। सो तो जो दो चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है वो आपके पास परपेंडिकुलर साइड है और हाइपोटेन्यूज साइड है। अगर मैं अगेन आपको प्रीवियस एंगल से बताऊं कि कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एंगल है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, सो दैट विल बी अ साइन थीटा। यहाँ पर अगर आप साइन थीटा की वैल्यू लगाएंगे, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर इक्वल टू? दैट इज इक्वल टू ए वाई जे यूनिट वेक्टर या जे कैप, एंड ओवर आपके पास ए वेक्टर आ जाएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ए वेक्टर के बराबर है। यहाँ से अगर आप ए वेक्टर को अलग करते हैं या ए एक्स आई को अलग करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। सो दिस कंप्राइज दैट एंड दिस शोज दैट कि आपके पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा, और जो वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। So now I am moving towards the vice versa topic of this first version. हमने यहाँ पर ये देखा कि एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या हम एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से फाइंड कर सकते हैं। सो द टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस वाले टॉपिक में भी ये हमारे पास क्योंकि एक शॉर्ट टॉपिक है, डायग्राम हमारे पास सेम रहेगी, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम जो है वो अगेन बना के दिखा दी है। सिर्फ फ़र्क मैंने ये किया है, जहाँ पे ट्राइंगल में 1 और 2 लिखता था वहाँ पर यहाँ मैंने कोई O, M, N, P साइड्स आपके सामने शो कर दी हैं। तो इसको अगर आप गौर से देखें और इसकी किसी एक ट्राइंगल को आप कंसीडर कर लें तो उस ट्राइंगल से हमारे पास वेक्टर जो है वो निकल सकता है।
प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे पास एक वेक्टर का जो प्रोजेक्शन x पे पड़ रहा है वो axi है और उसका प्रोजेक्शन जो y पे पड़ रहा है वो ayj है, तो जो वेक्टर के सामने वाली लाइन आपको शो हो रही है, यहाँ पर भी जो प्रोजेक्शन होगा और यहाँ पर की भी जो वैल्यू होगी, दैट विल ऑल्सो इक्वल टू ayj। सो मैं ट्राइंगल फर्स्ट ले लेता हूँ जिसमें O M एंड N मैंने आपको ट्राइंगल ली है। इसमें OM साइड मेरे पास बेस है, इसमें MN साइड मेरे पास परपेंडिकुलर है और इसमें ON साइड जो है वो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पर आपके पास तीनों की वैल्यू मौजूद है, लेकिन चूंकि हमने A की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर जो A आपको हाइपोटेन्यूज वाली जगह पे नज़र आ रहा है, इसके लिए एक थ्योरम यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी साइड अननोन है उसकी वैल्यू हमें निकाल देगा। सो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो ए वेक्टर है, ये वेक्टर तो हमारे पास गिवन है लेकिन हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड दैट पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए के बराबर है विच इज़ ए वेक्टर, हमारे पास बेस जो है वो axi के बराबर है और जो परपेंडिकुलर है वो ayj के बराबर है। सो जब आप इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये इनके स्केयर्स भी आ जाएंगे। स्केयर्स को ख़त्म करने के लिए अगर आप अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे a वेक्टर बचेगा और राइट हैंड साइड पे अंडर रूट axi का स्क्वायर प्लस ayj का स्क्वायर बचेगा। क्योंकि ये वाला फार्मूला अगर इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें तो i की वैल्यू और j की वैल्यू हमारे पास 1 होती है और 1 का स्क्वायर हमें 1 ही आंसर देगा। सो दैट होल फार्मूला गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो यहाँ पर हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको a वेक्टर नहीं लिखते बल्कि a मैग्नीट्यूड लिखते हैं एंड दिस इज़ द फार्मूला ऑफ a मैग्नीट्यूड या वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। सो दैट्स वेरी इजी, दैट्स वेरी सिंपल। अगर आपको ये मैग्नीट्यूड प्रूव करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो ये तमाम आप काम करेंगे, लेकिन अगर ये प्रूव करने के लिए नहीं आता तो आपको ये सिंपल पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है उसमें x कंपोनेंट्स का स्क्वायर, y कंपोनेंट्स का स्क्वायर और उसका अंडर रूट लिया गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल। हम किस तरीके से इस ए वेक्टर का एंगल फाइंड कर सकते हैं। भाई ये किस एंगल पे लगा हुआ है। जो हमने प्रीवियस एंगल्स फाइंड किए थे वहाँ दो ट्राइंगल्स बन रही थी और दो ट्राइंगल्स पे हम लोगों ने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाए थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हमने वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है, इसीलिए हमें एंगल्स भी उसी हिसाब के चाहिए जहाँ पर इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं। ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स x और y साइड के ऊपर हैं। सो हमें एक इस ट्राइंगल में ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें हमारे पास बेस भी यूज़ हो रहा हो और परपेंडिकुलर भी यूज़ हो रहा हो। तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। सो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज़ हो रही हैं, दैट विल बी tan। अगर हम यहाँ पे tan थीटा लगाते हैं सो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर इक्वल टू, दैट विल बी ayj। व्हाट इज़ बेस इक्वल टू, दैट विल बी axi। तो tan थीटा इज इक्वल टू ayj ओवर axi। यहाँ से अगर आप थीटा अलग करें तो दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ayj ओवर axi, या इसको सिंपल tan इनवर्स y ओवर x भी लिख सकते हैं। ये मैथ का फंक्शन है और ये मैथ के जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं उनको इजीली पता है कि हमारे पास जब भी tan इनवर्स हम फाइंड करें कि tan एंगल फाइंड करें वो हमेशा परपेंडिकुलर ओवर बेस साइड इक्वल होती है, यानी कि y ओवर x साइड इक्वल होती है। सो अब मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना या किसी भी वेक्टर का एंगल फाइंड करना आ जाए तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ज़रूर कोट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास एक वेक्टर अवेलेबल है जिसकी वैल्यू आपके पास 2i + 3j है। यहाँ पर अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो आप x टर्म और y टर्म्स का जो है वो स्क्वायर करेंगे, साथ में अंडर रूट लेंगे तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4, y 3 का स्क्वायर आपके पास 9। जब आप इनको ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 13। सिमिलरली अगर आपने इसका एंगल फाइंड करना है तो आप लगाएंगे फॉर्मूला tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। व्हाट इज़ y साइड इक्वल टू, दैट इज विल बी 3। व्हाट इज़ x साइड इक्वल टू, दैट विल बी 2। तो आपके पास ये तमाम चीज़ें इसके बराबर आ जाएंगी और अगर अब आप इसे कैलकुलेटर की मदद से ईजिली फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की ये फटाफट वाली वीडियो जो है वो इजीली समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, ये तमाम चीज़ शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट थी। एंड आई होप अगर आप इसको एक दफ़ा सुन लेते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं तो ये आपको कभी नहीं भूलने वाला है। फॉर मोर फन वीडियोज़ एंड फॉर मोर related videos on this channel, please like and subscribe my channel and stay tuned। और इसी तरीके से बने रहिए और मुझे प्यार देते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।